बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे यहाँ बेवा की शादी नहीं होती। मेरी सास ने गुस्से से रिश्ते वालों को कहा। जो मेरा रिश्ता ले आए थे उन्होंने सास को जालिम कहा और चले गए। पर कयामत मुझ पर टूटी जब सास ने मुझे झाड़ू से इतना मारा कि मेरे जिस्म पर नील पड़ गए। बोली, आज के बाद किसी के सामने मत आना। फिर मेरी नंद की शादी अमीर तरीन ख़ानदान में की। मैं ड्राइंग रूम की सफाई कर रही थी जब उसका होने वाला दूल्हा शामिर अफींदी वहाँ किसी काम से आया और मुझे देखकर पत्थर हो गया। 2 दिन बाद जब बारात आई तो होश उड़ गए। उनके सबके सामने ज़बरदस्ती मुझे अपने बराबर में बिठाया और किरण कहाँ है? शामिर ने बड़े मजमे में मेरा नाम पुकारा और लम्हे भर के लिए मैं गंग हो गई। मैं जो एक कोने वाली मेज़ पर सबसे छुपकर बैठी थी, यूं अचानक से मेरा नाम यूं बुलाया तो मैं चुपके से बैठी रही। आंटी किरण को बुला दें, उसने मेरी सास से कहा तो सास ताव खाती मेरे पास आई और बोली, चलो अब जब वो तुम्हें बुला रहा है तो सबके सामने मुझे शर्मिंदा करवाने बैठी हो, उठो और स्टेज पर चलो। मैं खामोशी से उठकर सास के साथ स्टेज पर आ गई। शर्मिंदगी की वजह से मेरी निगाहें नहीं उठ रही थी, मगर मैं साफ महसूस कर रही थी वहाँ मौजूद हर शख्स की नज़र मुझ पर टिकी हुई थी और सभी सरगोशियों में ये पूछ रहे थे कि दूल्हे ने आखिर उसे क्यों बुलाया है। वहाँ गई तो शामिर अफींदी एकदम से उठ खड़ा हुआ और मेरी सास से कहा वो इनसे कुछ बात करना चाहता है। शामिर की मां ने इसे रोकना चाहा, मगर वो बेटे के कहने पर फौरन उसे चुप कर गई और उसे वही करने दिया जो वो करना चाहता था। सास के चेहरे की रंगत एकदम से उड़ चुकी थी, मगर वहाँ बहुत सारे मेहमान थे, सो उन्होंने खामोशी को ही गनीमत समझा और कमरे में शामिर के साथ बात करने के लिए चली गई। कुछ देर बाद वो दोनों बाहर आए तो सास की रंगत पहले से ज़्यादा फक थी, जबकि शामिर बड़ा खुश लग रहा था। मुझे वो स्टेज पर एक तरफ की कुर्सी पर बिठा दिया गया। कुछ ही देर में मेरी नंद वहां आ गई। वो उन दोनों का निकाह पढ़वा दिया गया। उनके निकाह के बाद लोग खाना खाने में मसरूफ़ हो गए तो सास शामिर और निताशा को लेकर कमरे में चली गईं। साथ ही उन्होंने मुझे भी कमरे में बुला लिया, जिस पर मुझे हैरत तो बड़ी हुई क्योंकि उन दोनों माँ बेटी ने कभी भी मुझे अहमियत नहीं दी थी और अब जैसे वो मुझे बुलाकर ले गई थी, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। कमरे में जाकर सास ने जो बम फोड़ा वो मेरी तवक्को के बिल्कुल ही गैर मुतरादिफ था। उनके मुताबिक सबके सामने निताशा और शामिर का निकाह हो चुका है और रुखसती के बाद अगले रोज़ किरण तुम्हारा भी शामिर के साथ निकाह है। क्यों अम्मा? मगर मेरा निकाह क्यों? ये तो निताशा की शादी हो रही है ना। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस कमरे में शामिर आफिंदी, उसके माँ बाप, निताशा, अम्मा और मैं मौजूद थे और उन सब की मौजूदगी में अम्मा मुझे कैसी बात कह रही थी। अम्मा ने सख्त निगाहों से मुझे देखा। उससे पहले कि वो कुछ बोलती, शामिर आफिंदी गला खंकार कर बोला, यह सब कुछ हमारी ख्वाहिश पर हो रहा है। हमने ये सब कहा है तो बिला वजह परेशान मत हो और खुश हो कि आपकी नंद के साथ आपका भी घर बस रहा है। बाकी अब मेरा ख्याल है हमें बाहर बैठना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि लोग कुछ और ही समझ बैठें। ये कहकर वो एक्सक्यूज़ मी कहता हुआ वहाँ से बाहर चला गया। पीछे उसके वालिदैन भी कमरे से बाहर चले गए। जब मैंने सर उठाकर अम्मा और निताशा को देखा तो दोनों ही हवास बखाफ्ता नज़र आ रही थीं। निताशा की हालत ऐसी भी थी गोया अभी उसी वक्त वो रो देगी, मगर बड़े ज़ब्त से खड़ी ये सारा तमाशा देख रही थी। अम्मा भी हनकार बार कर वहाँ से बाहर चली गईं। दफ़ा हो जो मेरी नज़रों के सामने से, निताशा ने दबे दबे लहजे में चीख कर कहा। तो मैं तेज़ी से बाहर को भागी आई, कहीं वो सचमुच मेरी जान लेने के दर पे ना हो जाए। बाहर आते ही मैं अपने कमरे में आ गई और अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था, समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है और इतनी अचानक से मेरी सास कैसे अपनी बेटी के शौहर के साथ मेरी शादी करने को रजामंद हो गई थी। मुझे 2 दिन पहले का वाक़या याद आया जब मैं अपने ध्यान में ड्राइंग रूम की सफाई कर रही थी। मेरी सास और नंद ने घर का सारा काम मुझसे ही करवाया था। सिर्फ बर्तन धोने के लिए एक काम करने वाली औरत को रखा था। इससे पहले घर की साफ़ सुथराई सब मैंने ही अकेले ही की थी। बाकी सब काम हो गए थे, सिर्फ ड्राइंग रूम रह गया था। सो मैं बुरी तरह से ड्राइंग रूम के कोने खुदरे साफ करने में मगन थी। जब मुझे कदमों की आहट सुनाई दी, मैंने मुड़कर देखा तो सामने एक आदमी खड़ा था।
मैं चौंक गई, जल्दी से सर पर दुपट्टा लेकर उठ खड़ी हुई और वहाँ से जाना चाहा, मगर उस आदमी ने मुझे रोक लिया और पूछा, आप कौन हैं? मैंने अपना तारुफ करवाने की बजाय उल्टा उसी से ही दोबारा पूछा, मिस्टर आप कौन हैं और कैसे अंदर आ गए? वो मुस्कुराते हुए बोला, घर का दरवाज़ा खुला था और वैसे भी आप ये मेरा ही घर है, तो मैं पूरे इस्तेहकाक से अंदर चला आया। मेरा नाम शामिर आफिंदी है, निताशा को होने वाला शोहर। अब आप अपने मुताल्लिक बताएं। उसकी बात सुनकर मैंने जल्दी से अपना तारुफ करवाया और ड्राइंग रूम से बाहर निकल आई। मुझे सिर्फ यही डर था कि कहीं मेरी साथ या नंद मुझे शामिर आफिंदी के साथ देख ना लें, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मेरी जान का अजाब बन जाती। यह बशुक्र है किसी ने भी मुझे नहीं देखा था। मैंने सोचा पहले सास को बता दूं, फिर इस बात पर मिट्टी डालकर अपने कमरे में आ गई। पता नहीं शामिर ने मेरी सास को मेरे मुताल्लिक बताया था या नहीं, मुझे कुछ मालूम नहीं। मैं यही दुआ करती रही, काश के वो मेरा कोई जिक्र ना कर दे उनसे, और ऐसा ही हुआ। सास ने कुछ भी नहीं पूछा मुझसे। ठीक 2 दिन बाद निताशा की शादी थी। वो अपनी पूरी तैयारी में मसरूफ़ थी। उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया था। जब से लुकमान की वफ़ात हुई थी, मगर मेरे दिल से बार बार उसके लिए दुआएं निकल रही थीं कि उसके नसीब बहुत अच्छे हों, मेरी तरह उसे किसी की बातें बर्दाश्त न करनी पड़े। मेरी शादी हुए महज 3 माह हुए थे जब एक रोज़ लुकमान की अचानक से वफ़ात हो गई। वो पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने गए थे, मगर उधर किसी तरह से आग लग गई और लुकमान भी उसी आग की ज़िद में आकर जाँ बहक हो गए। नई नई शादी थी तो दुख भी बहुत ज़्यादा गहरा था। मुझे किसी तौर पर सुकून नहीं आता था। उसके बाद मेरे घर वालों ने मुझे अपने साथ ले जाने की बात की, मगर तभी अपने जिस्म में होती तब्दीलियों से मुझे एहसास हो गया था कि मैं अकेली नहीं हूँ, बल्कि लुकमान की औलाद मेरी कोख में पल रही है। डॉक्टर को चेक करवाने पर जब इस बात की यकीन दहानी हो गई कि वाकई मैं हामला हूँ, तो मेरी सास ने इनकार कर दिया कि वो कतन मुझे मेके नहीं जाने देंगी। ये उनकी नस्ल है और उनके घर में ही पैदा होगी। मेरे वालिदैन खामोश हो गए। वो बेचारे कर भी क्या सकते थे सिवाय सब्र और बर्दाश्त के। लुकमान का दुख ख़त्म तो नहीं हुआ था, मगर इस नन्ही जान के आने का सुनकर मैं काफ़ी बहल गई थी। मुझे यूँ लग रहा था जैसे 9 माह बाद लुकमान वापस से इस दुनिया में आ जाएगा, मगर किस्मत को शायद मेरी एक और आजमाइश मंजूर थी। एक रोज़ मैं नहा धोकर बाहर आई तो देखा सामने कुछ मेहमान बैठे हुए हैं। मुझे नहीं पता था ये कौन लोग हैं। भले से सास ने मुझे वहाँ रहने की इजाज़त दी थी, मगर वो अपने या अपनी बेटी के किसी भी मामले में मुझे शामिल नहीं करती थीं। लेकिन मुझे भी इस बात की परवाह नहीं थी। मैं मुकम्मल तौर पर अपनी ही दुनिया में रहने वाली बिल्कुल अलग थलग सी लड़की थी। मैं इसी कश्मकश में थी कि अपने कमरे में जाऊं या उन लोगों को सलाम बुला लूं। तभी इनमें से एक औरत ने मेरी जानब देखकर सास से पूछा, ये कौन है? इस लड़की को यहाँ बुलाएं। सास का मुंह बन गया। उसने मुझे बुलाया और बताया कि ये मेरी बहू है। मेरे बेटे की वफ़ात हो गई है, 3 माह हुए थे शादी को। वो औरत बड़ी दिलचस्पी से मेरा तारुफ सुन रही थी। तब तक वहाँ निताशा भी आ गई। फिर सास ने मुझे इशारा किया तो मैं अपने कमरे में चली आई। वो मेहमान कब गए मुझे इस मुतल्लिक किसी बात का कोई इल्म नहीं था। मैं बाहर आई तो सास ने मुझे डांटा कि क्या ज़रूरत थी अपनी नहुसत वहाँ लाने की। मैंने अपनी सफाई देते हुए कहा, मुझे नहीं इल्म था कि वो इसका रिश्ता देखने आए हैं। इस बात पर सास गुस्से से बोली, तुम्हें पता नहीं था, मगर तुम बच्ची भी नहीं हो। मेहमानों को देखकर तुम्हें इस बात का अंदाज़ा हो जाना चाहिए था। खैर जो भी हुआ, आइंदा ऐसी गलती मत करना। मैंने सुकून का सांस लिया कि शुक्र है बचत हो गई और ज़्यादा डांट नहीं पड़ी, मगर ये मेरी सिर्फ खुशफहमी थी, क्योंकि ठीक 2 दिन बाद उन लोगों ने निताशा के रिश्ते से इनकार करते हुए मेरा रिश्ता मांग लिया। जब यह बात मेरी सास को पता चली तो वो गुस्से से पागल हो गई। जैसे ही मैं उसके सामने गई तो सास ने मुझे मारना शुरू कर दिया। मैं अपना बचाव करने की तदबीर कोशिश करती रही, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सास तो जानवर की तरह मुझे पीट रही थी। जब हाथों से मार मार कर दिल नहीं भरा तो उसने झाड़ू से मुझे पीटना शुरू कर दिया। मेरे जिस्म पर जहाँ जहाँ झाड़ू पड़ रहा था वहाँ नील के निशानात बन चुके थे। बिल आखिर सास ने मुझे धक्का दिया और मैं बुरी तरह से नीचे गिर गई। और यही मेरी सास की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि इस धक्के की वजह से मुझे उस लुकमान की निशानी और अपनी औलाद से हाथ धोने पड़े थे। मेरी सास ने मेरी कोख उजाड़ दी। कितने दिन तो मैं इसी सदमे में रही। वो भी शक्ल से शर्मिंदा लग रही थी।
मगर फिर भी इस सब का इल्ज़ाम मुझ पर ही धर रही थी कि तुम ना आती तो इनके उनके सामने तो ये सब कुछ ना होता। मैं ना तुम्हें धक्का देती, मगर मुझे चुप लग चुकी थी। मेरे वालिदैन ने मुझे घर ले जाने की बात की तो मैंने मना कर दिया। पता नहीं क्यों, बस चाहने के बावजूद भी मैं उनके साथ ना जा सकी। इस रिश्ते के बाद नताशा के कई रिश्ते आए। अब जब कोई रिश्ता आना होता तो सास मुझे पहले ही बता देती। सो मैं सुकून से कमरे में आकर बैठ जाती और तकरीबन रात को ही बाहर निकलती थी। ज़िंदगी बड़ी अजीब सी डगर पर चल रही थी। इतने रिश्तों के बावजूद किसी ने भी नताशा को पसंद नहीं किया। देखने में वो अच्छी खासी थी, बस उसकी टांग में ज़रा सा लंग था जिसकी वजह से उसके सारे रिश्ते ख़त्म हो जाते थे। जब शामिर आफिंदी का रिश्ता आया तो सास बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि वो लोग बहुत ही अमीर हैं, अगर उन्होंने नताशा को इनकार कर दिया तो फिर क्या करेंगे। मैं उनकी किसी भी बात में नहीं बोली, बस सुकून से सास की बात सुनने के बाद मैंने नरमी से कहा, अम्मा जो होना है नसीब का ही होना है, सो परेशान ना हो आप। इस बात पर सास तड़क कर बोली, हाँ तुम तो चाहोगी कि उसके नसीब बुरे हों, तुम्हें कहाँ कोई अच्छी बात लगनी है, तुम तो बददुआई दोगी। तुम्हारा अपना घर नहीं बन सका तो किसी का घर बसते कहाँ देख पाओगी। इस बात पर मैं खून के घोंट भरकर रह गई। इसके बाद कब शामिर आफिंदी का रिश्ता आया, कब उन्होंने हाँ की, मुझे कुछ नहीं पता। ना ये पता था फलां तारीख को उन दोनों का निकाह है। मैं अंदर ही अंदर खुश भी थी कि चलो इसका घर बन रहा है, अच्छा है अपने घर की हो जाएगी। वैसे भी इस बेचारी ने बहुत ज़्यादा अजियत बर्दाश्त की थी। रिश्ते के नाम पर दर्जनों इनकार सुनकर मुझे ये भी पता था कि शामिर आफिंदी ने अपनी पहली बीवी को तलाक दी हुई है, तभी वो ये शादी करने पर राज़ी है। अम्मा को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, वो तो बस शामिर का पैसा देख रही थी और इस पैसे में अपनी बच्ची को ऐश करते हुए शादी के दिन अलग हंगामा हुआ जब शामिर ने नताशा के साथ साथ मेरे साथ भी निकाह करने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। रुखसती होकर जा चुकी थी, जबकि मैं अपने कमरे में इधर से उधर मुसलसल चक्कर काट रही थी। दिल में एक दुआ कर रही थी, या अल्लाह मुझे इस आजमाइश में मत डालना, ये जो कुछ भी हुआ है ये सब ऐसे ही मजाक हो। हालांकि मैं ये भी जानती थी इस वक्त शामिर और मेरी सास के चेहरे पर तासुरात बेहद संजीदा थे। लाख चाहने के बावजूद ऐसा कहीं से नहीं लग रहा था कि वो मेरे साथ ये घटिया सा मजाक कर रहे हों। शादी के सारे कामों के बाद सास मेरे कमरे में आई। इसके चेहरे पर दुख और अजीब के तासुरात थे। चाहती क्या हो तुम, क्यों किया तुमने ये सब किया, मेरी बच्ची की खुशियां देखना अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें। सास के लहजे में एक ठहराव था। मैं होनक बनी उन्हें देख रही थी। जब वो एक दिन से आगे बढ़ी और दोनों हाथों से मुझे पीटना शुरू कर दिया, साथ ही ऊंची ऊंची मुझे गालियां भी देने लगी। तुम नहुसत की मारी, तुमने मेरी बच्ची की जिंदगी उजाड़ दी। पहले मेरा बेटा खा गई, फिर मेरा पोता, और अब मेरी बच्ची का घर बर्बाद करना चाहती हो। डैन हो तुम, डैन। मैं एक जनाब सहम कर खड़ी रही और सास की बातें सुनती रही। जब वो बोल बोल कर थक गई तो खुद ही ज़मीन पर बैठकर ऊंची ऊंची रोने लगी। मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं हो सकी कि मैं आगे बढ़कर उन्हें चुप करवाऊं। मुझे अपनी सास से बहुत ज़्यादा खौफ महसूस हो रहा था। मैं खामोशी से अपने कमरे में आ गई और खाया पिया भी नहीं। ये शुक्र था जो भी थोड़े बहुत मेहमान थे वो अपने घरों को चले गए, वरना अगर वो ये सब तमाशा देखते तो बहुत मुसीबत बन जाती। मैं सारी रात कमरे का दरवाज़ा बंद करके बैठी। आधी रात को भूख लगी तो किचन में जाने लगी। मैंने देखा सास जय नमाज पर बैठी रो रो कर दुआएं मांग रही थी। या अल्लाह मेरी बेटी का घर बसा देना, शामिर का दिल बदल दे, किरण से वो उसके साथ निकाह करने से इनकार कर दे। मुसलसल वो एक ही बात कर रही थी। ये देखकर मेरा दिल बहुत ख़राब हुआ कि मेरी वजह से इस औरत पर क्या गुजर रही है। सिर्फ यही नहीं बल्कि उधर नताशा भी कितनी शदीद कर्म में होगी, और शामिर, उसने कितनी आसानी से कह दिया कल को वो मुझसे निकाह करेगा। क्या उसे कोई खौफ नहीं है, या वो ख़ुद को बहुत ज़्यादा बाख्तियार समझता है। मैं भी बाकी की रात वही दुआ करती रही, काश मेरे शामिर का दिल बदल जाए। मेरे जो नसीब थे वो मुझे मिल गए हैं, मगर अब मैं यूं नताशा की ज़िंदगी नहीं ख़राब करना चाहती। सुबह तक जितनी भी दुआ कर सकती थी मैंने वो की थी। अगले दिन सास की आंखें सूजी हुई थी। उन्होंने नाश्ते की टोकरियां तैयार की और मुझे साथ चलने को बोला। मैंने पहले तो इनकार करना चाहा,
मगर फिर न जाने क्यों उनके साथ निताशा का नाश्ता लेकर चली गई। वहाँ गई तो शामिर मुझे देखकर एकदम से खुश हो गया, जबकि निताशा का मुंह बना हुआ था। वो दोनों माँ बेटी एक दूसरे के गले लगकर रोने लगी तो शामिर खामोशी से उठकर कमरे से बाहर चला गया। पीछे में एक सोफे पर जमकर बैठ गई। वहाँ उन दोनों माँ बेटी के दरमियान बैठना मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था, सो मैं बाहर चली आई। वहाँ मैंने लॉन में शामिर आफिंदी को खड़े किसी से फ़ोन पर बात करते देखा तो मैं उसके पास आ गई और कहा, मुझे आपसे शादी नहीं करनी है। उसने फ़ौरन ही फ़ोन रख दिया, फिर नरमी से मुझे देखकर बोला, तो ठीक है, मैं निताशा को तलाक दे देता हूँ। मैंने तिल मिलाकर कहा, आखिर आप मुझसे शादी करना क्यों चाहते हैं, जबकि निताशा के लिए रिश्ते लाए हैं, फिर इसके साथ निकाह भी कर लिया, तो आप आखिर क्यों शादी करना चाहते हैं मुझसे। इस बात पर शामिर ने बड़े गौर से मुझे देखा। उसकी नज़रों में कुछ ऐसा था जो मैं नहीं समझ सकी। मुझे लगता था अब आपको अंदर जाना चाहिए। आपकी सास से मैंने बात कर ली है, बाकी आपको जो भी कहना है उनसे कहें। यह कहकर उसने दोबारा से फ़ोन मिलाकर कान से लगा लिया, जबकि मेरे तन बदन में आग लग चुकी थी। मैंने सोच लिया था चाहे कुछ भी हो, मैं इस शख्स से शादी करके निताशा की ज़िंदगी किसी तौर पर तबाह नहीं करूँगी। मैं वहीं खड़ी हुई थी जब मुझे सास ने बुलाया, सो मैं अंदर आ गई तो दोनों माँ बेटी मुझे घूर रही थी। मैं कच्ची सी होकर रह गई। किरण, जो हो रहा है इससे तुम भी वाकिफ़ हो और हम भी। इन हालात को हम बदल नहीं सकते, मगर याद रखो मेरी बेटी को अगर तुम्हारी जानिब से कोई तकलीफ़ पहुंची तो अच्छा नहीं होगा। ज़िंदगी भर मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूंगी। मैंने मना कर दिया कि अम्मा, मैं ये शादी नहीं करूंगी। लुकमान के बाद मैंने कभी भी इस तरह से नहीं सोचा। इस बात ने सास को पहले से ज़्यादा तिलमिला दिया और वो चबा चबा कर बोली, खबरदार, जो तुमने ऐसा सोचा भी मैं बात कर चुकी हूँ शामिर से। अगर तुमने इनकार किया तो वह हर सूरत में निताशा को तलाक दे देगा। सो बेहतर है जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही हो और भागने की कोशिश भी मत करना। मैंने निताशा को देखा तो वो खामोशी से मुंह दूसरी जानब किए गहरी चुप के साथ बैठी थी। इससे पहले मैं मज़ीद कोई बात करती, शामिर कमरे में आया और कहा, चलें आंटी, अगर आप लोग तैयार हैं तो निकाह खां आ गया है, उसे आगे भी कहीं निकाह पढ़वाने के जाना है, सो वह इंतज़ार नहीं कर सकता। उसकी बात पर कमरे में एकदम से खामोशी छा गई। मैंने बेबसी से शामिर को देखकर नफ़ी में सर हिलाया तो वो मुझसे निगाहें मोड़ गया, गोया उसे मेरी हाँ या ना कहने पर रत्ती बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ता था। निताशा एकदम से उठ खड़ी हुई और कहा, प्लीज़ जो भी करना है मेरे कमरे से बाहर जाकर कर ले, मैं कुछ देर आराम करना चाहती हूँ, सर दुख रहा है। उसकी आवाज़ कांप रही थी, मगर फिर भी वो काफ़ी ज़ब्त से अपना जुमला अदा करके सबके कमरे से बाहर जाने का इंतज़ार कर रही थी। शामिर हमें लेकर वहाँ से बाहर चला गया तो पीछे निताशा ने पूरे ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर लिया। हम ड्राइंग रूम में आए जहाँ निकाह खां पहले से ही मौजूद था। शामिर ने अजीब सी निगाहों से मेरी सास को देखा, गोया वो उन्हें बावर करवाना चाहता था। अगर मैंने इनकार कर दिया तो इसका नतीजा तलाक की सूरत निताशा को भुगतना पड़ सकता है। सास मेरे कंधे के पास आकर खड़ी हो गई और ज़ोर से मुझे कंधे से पकड़ लिया। जब निकाह खां ने मेरी रजामंदी का पूछा तो सास के पकड़ने में पहले से ज़्यादा शिद्दत आ गई। हाँ कर दो किरण, उन्होंने बेबसी से मेरे कान में कहा, तो ना चाहते हुए भी मैंने वो निकाह कबूल कर लिया। इससे कुछ देर पहले मैं लुकमान की बेवा थी और अब शामिर आफिंदी की बीवी, जिसकी कल मेरी नंद के साथ शादी हुई थी। सिर्फ 2 बोलों से ही मैं और नतीजा शौकन बन चुकी थी। निकाह खां के जाते ही सास मेरे पैरों में बैठ गई और दोनों हाथ मेरे सामने जोड़कर बोली, देखो मैंने तुम पर जो भी जुल्म किया है, मेरी बेटी के साथ रहम करना। मेरी बच्ची मासूम है, वो तो पहले बहुत दुखी है, सारी उम्र लंगड़ी कहलाती रही, देखो इसके साथ कोई ज्यादती मत करना। सास फूट फूट कर रोने लगी तो मैं भी उनके गले लगकर रोने लगी। जिंदगी एकदम से ही बड़ी मुश्किल बन चुकी थी। हम कमरे में वापस आए तो निताशा का चेहरा बेइंतहा सुर्ख हो रहा था। मुझे देखकर उसने माँ को बेबस निगाहों से देखा, गोया पूछना चाह रही हो, क्या सचमुच मैं हो गया निकाह। सास ने जवाब देने की बजाय आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया। तभी शामिर कमरे में आया और मेरा हाथ पकड़कर बोला, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाता हूँ।
मैं वहाँ से नहीं जाना चाहती थी, मगर उसके हाथ की गिरफ्त बहुत ज़्यादा मजबूत थी। वो मुझे अपने साथ कमरे से बाहर ले गया जहाँ उसने मुझे हाथ से पकड़ा हुआ था। मुझे वो हिस्सा आग में सुलगता हुआ महसूस हो रहा था। दिल चाह रहा था मैं अपना हाथ ही अपने वजूद से अलग कर लूँ, क्योंकि आज तक लुक़मान के अलावा कभी किसी मर्द ने मुझे छुआ तक नहीं था। सबसे बड़ी बात यह थी कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद मेरे वालिदैन को कुछ भी नहीं पता था। मैं कमरे में आई तो वो कमरा बेहद खूबसूरत था। उसमें आला तर्ज का फर्नीचर पड़ा हुआ था। ये तुम्हारा कमरा है और मैं उम्मीद करता हूँ जितनी खुशी से मैंने तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल किया है, उतनी ही खुशी तुम भी मुझे मेरी ज़िंदगी में दोगी, और नताशा के साथ किसी किस्म के भी तनाज़ात पे नहीं पड़ोगी, समझ रही हो ना। ये कहते हुए उसने नरमी से मेरी गाल पर हाथ रखा तो मैं झिझक कर एकदम से पीछे हो गई। वो मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला गया और ज़्यादा देर नहीं रुका। उसके जाने के बाद मैं बिस्तर पर एक किनारे पर बैठकर लुकमान को याद करने लगी। इसके बाद पूरा दिन शामिर से मेरी कोई भी आमना सामना नहीं हुआ। मेरी नई सास यानी शामिर की माँ एक मर्तबा मेरे पास आई थी और बड़े प्यार से उन्होंने मेरा माथा चूम कर कहा, मुझे समझ नहीं आया कि शामिर ने तुमसे निकाह क्यों किया है। मुझे नहीं मालूम, मगर शायद तुम्हारे हुस्न से मुतासर हो गया है। वैसे प्यारे भी तो कितनी हो तुम, शायद इसी वजह से, क्योंकि हमेशा से ही शामिर को खूबसूरत चीज़ें अपनी जानब खींचती हैं। खैर इस बात को छोड़ो, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम दोनों इसे सुकून देने की कोशिश करोगी और लड़ाई से दूर रहोगी। वो बोलती रही मगर मैं उनकी किसी भी बात का जवाब नहीं दे सकी। कुछ देर यूं ही बैठने के बाद उन्होंने खुद ही शामिर की ज़िंदगी के मुतालिक बताना शुरू कर दिया कि शामिर पहली शादी भी नहीं करना चाहता था। हम सब घर वालों ने बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया मगर फिर भी नहीं माना, तो मैंने खुदकुशी की धमकी देकर उसे मनाया था। बहुत मुश्किलात के बाद जब उसकी शादी हुई तो वो लड़की मेरे बेटे के मिजाज की नहीं थी। उसे सादी लड़की चाहिए थी, मगर वो बहुत ही अलग तबीयत की थी। उसे घूमना फिरना, शॉपिंग, होटलिंग, बस इसी सब का पता था। शामिर के साथ उसे सिर्फ बाहर जाना पसंद था, मगर कभी उसने शामिर के खाने या पीने का ख्याल नहीं रखा था। मेरा बच्चा मुकम्मल तौर पर मुलाजमाओं के रहम करम पर था। शामिर ने बहुत ज़्यादा कोशिश की निभाने की, मगर वो नहीं निभा सकी। हम सब की ख्वाहिश थी कि शामिर की औलाद हो, मगर उसे अपने जिस्म की परवाह थी कि बच्चे के बाद उसका जिस्म ढुलक जाएगा। तो ये आखिर थी। शामिर ने उसे फिर तलाक दे दी। फिर हम सब एकदम से बुझ गए कि पहले ही बहुत मुश्किल से इसे मनाया था और अब फिर से वो तलाक दे चुका है। मेरी तो रातों की नींदें ही उड़ चुकी थी। दिन रात बस यही दुआ करती थी कि खुदा मेरे बेटे का घर और दिल दोनों आबाद कर दे। कुछ अरसा लगा उसे दोबारा मनाने में, तो वो मान गया। नताशा से अच्छा भला रिश्ता भी तय हो गया था। हमने ये पहला रिश्ता ही देखा था। हमें थोड़ा बहुत नताशा के लंग से एतराज़ था, मगर शामिर ने मना कर दिया कि वो ऐसे किसी को उम्मीद दिलाकर नाउम्मीद नहीं कर सकता। थोड़े से लंग का कोई मसला नहीं, वो नताशा को ही अपनी बीवी बनाएगा। खुदा ने उसे बेऐब बनाया तो इसमें शामिर का क्या कमाल है, या नताशा को ऐबदार बनाया तो इसका उसका क्या कसूर है। हम सब घर वाले इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक थे। शादी करने गया तो वहाँ उसने खुद ही तुमसे भी निकाह की जिद लगा ली। चाहे दुनिया लाख मेरे बच्चे के खिलाफ हो, मगर मैं अपने बच्चे के साथ हूँ। मेरा दिल कहता है तुम इसे खुश रखोगी, आखिर मन पसंद हो ना तुम उसकी। ये कहते हुए उन्होंने फिर से मेरा माथा चूम लिया। वो मेरे कमरे से चली गई तो पीछे बैठी मैं उनकी बातों पर ही गौर करती रह गई और सोचने लगी आखिर शामिर ने ऐसा क्या देख लिया मुझ में जो वो नताशा को तलाक तक देने के लिए रजामंद हो गया था। यह बात किसी तौर पर भी मुझे हजम नहीं हो रही थी। कमरे में बैठे बैठे मैं थक गई तो कुछ सोचते हुए नताशा के कमरे में चली आई। वो भी तनहा बैठी हुई थी। मुझे देखती उसने दरश्ती से कहा, अभी और इसी वक्त मेरे सामने से दूर हो जाओ किरण, मैं तुम पर अपना गुस्सा नहीं उतारना चाहती, क्योंकि मेरा दिल कहता है इस अब में तुम्हारी गलती नहीं है, मगर फिर भी मुझे तुमसे नफरत महसूस हो रही है। मैं खामोशी से उसकी बात सुनने के बाद भी कमरे के अंदर से चली आई और बिस्तर पर ऐन उसके सामने बैठकर नरमी से उसके दोनों हाथ अपनी कलाई में थाम लिए। देखो नताशा, मैं तुम्हारा गुस्सा और नफरत सब समझती हूँ। मैं भी ये शादी नहीं करना चाहती थी, सिर्फ तुम्हारी खातिर की, क्योंकि शादी ना होने की सूरत तुम जिस कदर अजियत से गुजरी हो मुझे इसको उसका इल्म है। मगर मैं तुमसे वादा करती हूँ तुम्हारा हक नहीं मारूंगी, बल्कि अपना हक भी तुम्हारे लिए छोड़ दूंगी। नताशा, खुदा का नाम है ऐसे मुझसे मुंह मत मोड़ना। मैं यहाँ अकेली हूँ, तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है यहाँ।
तुम ही मुझसे पीठ मोड़ लोगी तो मैं घुट घुट कर मर जाऊंगी। ये कहते हुए मैं हिचकियों से रो दी तो निताशा भी रोने लगी। बिलाखिर वो मेरे गले से लगी और हम दोनों इस कदर शदीद रोने लगी जैसे कोई मर गया हो। नौकरानियों ने भी रोने की आवाज़ सुनकर कमरे में झांका, मगर फिर खामोशी से वहाँ से चली गईं। हम चुप हुए तो निताशा संजीदगी से बोली, किरण देखो, आइंदा मेरे कमरे में सोच समझ कर आना, न जाने इंसान का मूड कैसा हो, क्या पता चलता है। बजाय इसके कि मैं तुम्हारे साथ सख्ती से पेश आऊँ, तुम अपने कमरे तक खुश रहो और मुझे मेरे कमरे तक रहने दो। मैं उसकी बात समझकर वहाँ से वापस अपने कमरे में आ गई। तकरीबन 2 दिन तक मैंने निकाह के बाद से शामिर को नहीं देखा। वो निताशा के पास सोता था या घर में था ही नहीं। मुझे किसी बात का इल्म नहीं था और वैसे भी मेरे लिए ये शुक्र का मकाम था। अच्छा ही था वो मेरे पास नहीं आ रहा था, लेकिन एक तरह से उसका रवैया बहुत ज़्यादा अजीब था। अगर यूं ही मुझे एक कमरे में पड़ा रहने दिया होता तो इस निकाह की वजह क्या थी, क्यों किया मुझसे निकाह। ठीक तीसरे दिन मेरा शामिर के साथ आमना सामना हुआ। मुझे नींद आ रही थी, दोपहर का वक्त था और खाना खाने के बाद तो वैसे ही बहुत ज़्यादा नींद आती है। सो मैं कमरे का दरवाज़ा बंद करने के लिए उठी तो आगे शामिर खड़ा था। मैं एक तरफ हो गई तो वो बड़े सुकून से कमरे में दाखिल हुआ और बिस्तर पर जाकर लेट गया, जबकि मैं दरवाजे के पास खड़ी हिचकिचा रही थी। ऐसे क्या देख रही हो, शौहर हूँ मैं तुम्हारा, क्या सारा वक्त वहीं पर खड़ी रहोगी। कि मैंने नफ़ी में सर हिलाया। इस वक्त मुझे लुकमान बहुत शिद्दत से याद आ रहा था। मैं बहुत कम उम्र थी जब मेरी लुकमान से शादी हुई थी, ग़ालिबन 18-19 साल की। एक तरह से वो मेरी पहली मोहब्बत भी था। मेरे बचपने को, मेरी ज़िद को, हर शे को लुकमान ने बहुत अच्छे तरीके से संभाला था। अक्सर मैं उससे छोटी छोटी बात पर लड़ा करती थी तो वो खामोशी से मेरी बात सुनने के बाद बस जेब से चॉकलेट निकाल कर मेरे सामने कर देता और मैं सारा गुस्सा एकदम से भूल कर खिलखिलाने लगती। ज़िंदगी बहुत हसीन थी, बस यही दुख था कि औलाद नहीं थी। हमने हर तरह से दुआ करवाई, सब कुछ किया, मगर हर कोई यही कहता था कि रब की तरफ से देर है। हम भी रब की देर पर सब्र करके बैठ गए। बस फिर एक रोज़ इल्म हुआ कि वो हादसे का शिकार हो गया है। उस दिन के बाद मेरी औलाद भी हो गई, जो सास के पीटने से दुनिया में आने से पहले ही वापस चली गई। इधर आओ, अपने मुताल्लिक कुछ बताओ। मुझे शामिर ने अपने पास बुलाया और बिस्तर पर बैठने का इशारा किया। मैं खामोशी से उसके पास बैठ गई और सोचते हुए कहा, अपने शौहर की बेवा थी जिस पर आपने निगाह करम किया तो आज आपकी बीवी बनकर बैठी हूँ। हालांकि ऐसा मैं कभी भी नहीं चाहती थी। वो मेरी बात सुनकर बहुत हंसा, फिर नरमी से बोला, क्या पता ये निगाह करम मेरी जानिब से नहीं तुम्हारी जानिब से हो। तुम वही हो जिसे मैं इतने अरसे से ढूंढ रहा हूँ। ऐसा भी तो हो सकता है। मैंने दो बदो कहा, ऐसा सिर्फ फिल्मों और नावलों में होता है, ऐसे वैसे का हकीकी ज़िंदगी से कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। वो मेरी बात बड़ी दिलचस्पी से सुनने के बाद बोला, बहस मुबहसे की आदत लगता है बचपन से ही है तुम्हें। मैं एकदम से खामोश हो गई। इस बात पर वो खुलकर मुस्कराया। उसके चेहरे से लग रहा था वो वाकई बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि शामिर ऐसे बात बेबात बिला वजह ही मुस्करा रहा था। मुझे अचंभा होने लगा, कहीं वो सुन गई तो नहीं। तुम बहुत खूबसूरत हो, उसने गहरे लहजे में कहा। तो मेरे दिल की धड़कन एकदम से बढ़ गई। मुझे शामिर की जानिब से ऐसे किसी भी जुमले की उम्मीद नहीं थी। मैं अपने हाथ मसलने लगी तो उसने आहिस्तगी से मेरा हाथ अपने हाथ में लिया। मुझे एकदम से करंट लगा। मैं पीछे होने लगी तो शामिर की गिरफ्त मेरे हाथों पर अच्छी खासी मजबूत हो चुकी थी। उसने मुझे वहीं बैठने रहने का कहा। फिर दरवाज़ा खोलकर मुझे एक मखमली सा सुर्ख रंग का डब्बा दिया, जिसे देखकर लग रहा था इसमें कोई हार होगा। मैंने वो डब्बा पकड़कर एक जानब रख दिया तो वो मुझे गहरी निगाहों से देखते हुए बोला, काश तुम इसे मेरे सामने ही खोल कर देखती। तुम्हारे चेहरे पर आने वाला एक एक तासुर मैं खुद देखना चाहता था, मगर अफसोस ऐसा शायद मेरी किस्मत में नहीं है। मैं खामोश रही। किरण, तुम मेरी ज़िंदगी का सबसे कीमती मेडल हो, जिसे मैंने हासिल करने के लिए बहुत मेहनत की है। मैंने चौंक कर उसे देखा, मगर उसकी बातें किसी तौर पर मेरी समझ में नहीं आ रही थीं, बल्कि मेरे सर के ऊपर से गुजर रही थीं। मैंने किस मिसा कर अपना हाथ शामिर की गिरफ्त से छुड़ा लिया तो वो नरमी से खड़ा होकर अपना कॉलर दुरुस्त करता हुआ बोला, जब ये डबल खोल कर देख लो तो स्टडी में आ जाना।
میں وہیں پر تمہارا انتظار کر رہا ہوں اور مجھے امید ہے تم ضرور آؤ گی۔ میں اب بھی چپ رہی۔ وہ عجیب خبتی انسان تھا جو نہ جانے کیسی اوٹ پٹانگ باتیں کر رہا تھا۔ میری جانب ایک خوبصورت سی مسکراہٹ اچھال کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا تو میں نے بیزاری سے اس ڈبے کو دیکھا جس میں یقیناً کوئی بہت مہنگا یا ہیرو سے بھرا ہوا ہار ہوگا، جس پر یہ آدمی اس قدر خوش فہمیوں کا شکار تھا کہ میں اس کے پاس بھاگتی چلی آؤں گی۔ میں نے بے رخی سے وہ ڈبہ سائڈ ٹیبل کی دراز میں رکھ دیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ کچھ ہی دیر میں مجھے نیند آ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو مغرب کا وقت ہو رہا تھا۔ میں اٹھ بیٹھی، تبھی میں نے سامنے صوفے پر شامیر کو بیٹھے ہوئے دیکھا جو ٹانگ پر ٹانگ جمائے ہوئے تھا۔ اس کے ہاتھ میں سلگتا ہوا سگریٹ تھا جسے چند لمحوں کے وقفے کے بعد وہ ہونٹوں سے لگا کر دھواں چھوڑ دیتا۔ اوپر سے اس کی سخت نگاہیں جو مکمل طور پر مجھ پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ نہ جانے کیوں مجھے اس سے خوف محسوس ہونے لگا۔ میں نے جلدی سے دوپٹہ اپنے کپڑوں پر درست کیا تو وہ سپاٹ لہجے میں بولا، کیا تم نے ڈبہ کھول کر دیکھا تھا یا اتنی زحمت ہی نہیں کی تھی؟ مجھے اچانک سے یاد ہے کہ وہ مجھے ڈبہ کھولنے کا بول کر گیا تھا کہ میں تمہارا اسٹڈی روم میں انتظار کر رہا ہوں۔ مجھے اپنی بے وقوفی پر بلا وجہ ہی پچھتاوا ہونے لگا تو میں نے بوکھلا کر جلدی سے وہ ڈبہ باہر نکالا۔ شامیر اب بھی اسی زاویے سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے ڈبہ کھولا تو اس میں کوئی زیور نہیں تھا، نہ ہی ہیرو سے بنی کوئی شے تھی اور نہ ہی جائیداد کے کاغذات۔ اس میں میری زندگی کا ایک بہت چھوٹا سا واقعہ تھا جسے شامیر نے حقیقت کر دکھایا تھا۔ مجھے اچھے سے یاد تھا، بلکہ وہ لمحات میں اپنی ساری زندگی میں نہیں بھول سکتی تھی۔ میں بہت چھوٹی تھی، غالباً 1 یا 2 کلاس میں۔ اپنے والدین کی بھی لاڈلی تھی اور پڑھائی میں بھی بہت تیز تھی۔ پلے گروپ، نرسری، پریپ 1 ان سب کلاسز میں میری ہمیشہ پہلی پوزیشن ہی آئی تھی۔ مجھے بہت یقین تھا کہ میں لائق لڑکی ہوں اور فرسٹ کے علاوہ دوسری کوئی پوزیشن بھی میرے لیے نہیں بنی ہے۔ جب 2 کلاس میں ہوئی تو ایک لڑکا نیو ایڈمیشن ہماری کلاس میں آیا جو باہر تو بہت لاپرواہ تھا، اسے پڑھنے کا زیادہ شوق نہیں تھا۔ میں اس کی جانب سے بے پرواہ ہو گئی کیونکہ کلاس میں مجھ جتنا لائق دوسرا کوئی بھی نہیں تھا۔ جب پیپرز کی باری آئی تو رزلٹ کے وقت میں پورے اعتماد سے فرنٹ رو میں بیٹھی اپنے بلائے جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ پہلے 3rd پوزیشن والے بچے کا نام بلایا گیا، پھر 2nd ڈویژن والے بچے کا نام بلایا گیا اور پھر 1st۔ لیکن جب 2nd بچے کا نام بلایا گیا تو میں ہکا بکا رہ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کیونکہ اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ میں 2nd پوزیشن پر تھی اور 1st پوزیشن وہی لڑکا تھا جسے ابھی 6 ماہ ہوئے تھے ہماری کلاس میں داخل ہوئے۔ اس نے تو پورا سلیبس بھی نہیں پڑھا تھا، پھر کیسے وہ فرسٹ آ سکتا تھا؟ سیٹ پر بھی بیٹھی رہی جبکہ ٹیچرز بار بار مجھے اسٹیج پر آنے کا اشارہ کر رہی تھیں کہ اگر اپنا میڈل لے لو، لیکن میں اپنی جگہ سے نہیں ٹس سے مس بھی نہ ہوئی اور میڈل لیے بغیر ہی گھر آ گئی۔ گھر جا کر میں نے بہت واویلا مچایا اور اس سکول میں جانے سے انکار کر دیا جہاں کوئی میرا حق مار رہا ہو۔ میری ماں اس رویے سے بہت پریشان ہوئی۔ انہوں نے سکول جا کر باقاعدہ ٹیچر سے پوچھا تو ٹیچر نے کوئی جواب دینے کے بجائے اس لڑکے کے اور میرے پیپرز میری ماں کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، دیکھ لیں آپ خود ہی زیادہ پوزیشن کا حقدار کون ہے۔ اگر آپ اب بھی کرن کا نام لیتی ہیں تو میں اسے فرسٹ کر دیتی ہوں۔ اماں نے پیپرز دیکھے تو اس بچے کے پرچے واقعی میں قابل تعریف تھے۔ انتہائی نیٹ اور خوبصورت لکھائی میں پورا پرچہ درست لکھا ہوا تھا۔ اماں نے جب مجھے سمجھانا چاہا تو میں نے صاف انکار کر دیا کہ جب تک اس سکول میں فرسٹ نہیں آؤں گی تب تک وہاں نہیں جاؤں گی۔ اب بھلے سے میرا سکول چینج کروا دیں۔ اماں نے بہت سمجھانے کی کوشش کی مجھے، مگر میں نہیں سمجھی اور میرا سکول تبدیل ہو گیا۔ اس نئے سکول میں جا کر میں نے بہت پڑھائی کی اور فرسٹ پوزیشن نہ صرف حاصل کی بلکہ میٹرک تک اپنا ریکارڈ قائم رکھا۔ صرف اتنا ہی نہیں، میں نے اس سکول میں 2 کلاس دوبارہ سے رپیٹ کی تھی کیونکہ مجھے اس میں بھی فرسٹ ہی آنا تھا۔ میٹرک کے بعد کالج، پھر میری شادی۔ یوں کرتے کرتے میں اس بات کو بھول گئی کہ میں وہی لڑکی تھی جو ہمیشہ سے فرسٹ آیا کرتی تھی۔ ہر ایک کی زندگی تبدیل ہوتی ہے، میری زندگی میں بھی بے شمار تبدیلیاں آئی تھیں۔ چھوٹے ہوتے جو باتیں میرے لیے بہت بڑے مسائل تھے،
اب ان پر مجھے ہنسی آتی تھی، لیکن جیسے ہی میں نے وہ ڈبہ کھولا تو اس میں میرے سکول کے نام کا وہی فرسٹ پوزیشن والا میڈل بڑا چمک رہا تھا، جس کی چمک وقت کے ساتھ بھی ماند نہیں ہوئی تھی۔ مجھے ایک سیکنڈ کا بھی ہزارواں حصہ لگا تھا اس میڈل کو پہچاننے کے لیے۔ میں نے چونک کر آنکھ اٹھا کر شامیر کو دیکھا تو وہ مجھے سب بھول گیا، صرف یاد رہا تو وہ پیارا بچہ جو اپنے آپ میں مگن رہتا۔ اسے نہ دوستوں کی فکر تھی نہ پڑھائی کی، مگر پھر بھی پورا سکول اس کے ساتھ دوستی کرنے کے لیے مرتا تھا، اور پڑھائی میں بھی وہ مجھ پر بازی لے جاتا تھا۔ شامیر، میرے منہ سے یہ الفاظ بہت دھیمی الفاظ میں نکلا تو وہ مسکراتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھ کر عین میرے سامنے آ گیا اور وہ میڈل میرے گھر میں ڈال کر نرمی سے بولا، کہاں کھو گئی تھی تم کرن؟ جانتی ہو کتنا ڈھونڈا میں نے تمہیں۔ جب مجھے پتہ چلا تم نے سکول چھوڑ دیا ہے تو بہت خوشی ہوئی مجھے، لیکن اگلی کلاس میں جانے تک مجھے احساس ہو گیا تھا اس پوزیشن کا کوئی فائدہ نہیں جہاں میرے ساتھ کوئی مقابلہ کرنے والا نہ ہو۔ پھر پتہ کیا ہوا، میں نے پوزیشن لینا ہی چھوڑ دی، لیکن تمہیں ڈھونڈنا نہیں چھوڑا۔ آج مجھے یہ اقرار کرنے دو کرن کہ تم میری پہلی محبت تھی، ہو اور رہو گی۔ میں شادی بھی تم سے ہی کرنا چاہتا تھا مگر تم مجھے ملی ہی نہیں۔ پہلی شادی کی، پھر نتاشا کا رشتہ دیکھنے کے بعد ہاں بھی کر دی، مگر اس روز جب تمہیں ڈرائنگ روم میں دیکھا تو چند لمحے کے لیے میرے دل کی دھڑکن رک گئی تھی، کیونکہ وہ تم تھی کرن۔ میں اتنے سالوں تک نہ صرف ڈھونڈتا رہا بلکہ دل سے چاہتا بھی تھا۔ جب تم میرے سامنے آئیں تو میں نے تمہیں پانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کا فیصلہ کیا، اور دیکھو آج تم میرے سامنے ہو۔ یہ کہتے ہوئے شامیر نے میرے ہاتھ چوم لیے جبکہ میں مسکرا رہی تھی۔ ساتھ دکھ بھی تھا کہ اگر یہی میرا مقدر تھا تو لقمان کو میری پہلی محبت کیوں بنایا گیا، لیکن یہ سوچ کر خاموش ہوگی کہ شاید آج بھی میں 2 کلاس کی ہی بچی ہوں جسے دوسری پوزیشن والا میڈل ملا ہے، مگر آج یہ بچی وہ میڈل لے کر جہاں دکھی تھی وہاں خوش بھی تھی، کیونکہ اس نے زندگی کے ساتھ مقابلہ کرنا چھوڑ دیا تھا۔ دوستو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل شوکت وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔